नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने केरल में विंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी राष्ट्र को समर्पित किया। मुंबई में ग्लोबल मीडिया संवाद के दौरान वेव्स घोषणा पत्र को स्वीकृति, भाग लेने वाले देश गलत सूचना के प्रसार को रोकने और मीडिया की सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने पर सहमत। भारत और डेनमार्क ने ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में जापानी संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दृढ़ और सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। मौसम विभाग ने मंगलवार तक देश के पूर्वी और मध्य भागों में गरज, बिजली और ओलावृष्टि के साथ बारिश का अनुमान जताया। और आईपीएल T20 क्रिकेट में अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री ने आज आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में कई पुनर्निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी और 58,000 करोड़ रुपए की सड़क और रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं आंध्र प्रदेश की आकांक्षाओं और विकसित भारत की उम्मीदों का मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 10 वर्ष में भौतिक, डिजिटल और सामाजिक बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर ध्यान दिया है। बीते सालों में केंद्र सरकार ने हर प्रकार से अमरावती के लिए मदद दी है। यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सभी कदम उठाए गए हैं। अब चंद्रबाबू गारू के नेतृत्व में राज्य सरकार बनने के बाद यहाँ विकास कार्यों में तेजी आ गई है। हाई कोर्ट, विधानसभा, सेक्रेटेरिएट, राजभवन, ऐसी कई जरूरी बिल्डिंग बनाने के कामों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को किफायती दरों पर उर्वरक और नए विकसित बीज उपलब्ध कराने के लिए पिछले 10 वर्ष में 12 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एनडीए सरकार की नीति के केंद्र में 4 पिलर सबसे अहम है। हम विशेषकर किसानों के हितों को बड़ी प्राथमिकता देते हुए काम कर रहे हैं। किसानों की जेब पर बोझ न पड़े और इसलिए बीते 10 सालों में केंद्र सरकार ने सस्ती खाद देने के लिए करीब 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इससे पहले आज दिन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के तटवर्ती राज्य और बंदरगाह शहर विकसित भारत के प्रमुख केंद्र होंगे। प्रधानमंत्री ने आज केरल में विंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये भारत के समुद्री आधारभूत ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। जो पैसा बाहर जाता था वो केरला और विलिंघम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। श्री मोदी ने कहा कि ये बंदरगाह बन जाने से जहाजों के जरिए परिवहन के लिए विदेशी बंदरगाहों पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने भारत के समुद्री उद्योग के विकास में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया। उद्घाटन समारोह से पहले प्रधानमंत्री बंदरगाह की सुविधाएं देखने गए और वहां संचालन कार्यों की समीक्षा की। 8,800 करोड़ रुपए की लागत से विकसित विंझम बंदरगाह में दुनिया के बड़े से बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ जा सकते हैं। और अब खबरें वेव्स सम्मेलन से। मुंबई में वैश्विक मीडिया वार्ता के दौरान आज वेव्स घोषणा को अपनाया गया। सदस्य राष्ट्रों ने परंपराओं और विरासत को आगे बढ़ाने में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। वेव्स शिखर सम्मेलन के अंतर्गत आयोजित मीडिया वार्ता में 77 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं मुंबई में मौजूद हमारी संवाददाता अंकिता से। अंकिता, आज वेव्स शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन क्या कुछ खास रहा?
जी बिल्कुल। आज भी कई प्लेनरी सेशंस, पैनल डिस्कशंस, मास्टर क्लासेस और कल्चरल कार्यक्रमों की भरमार रही, जिनमें फिल्में, रेडियो, कंटेंट क्रिएशन, एआई, स्टोरी टेलिंग, वित्त आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डाली गई। रेडियो री इमेजिन थ्राइविंग इन द डिजिटल एज शीर्षक से आयोजित एक पैनल चर्चा में वैश्विक विशेषज्ञों ने भाग लिया। सभी विशेषज्ञों ने इस बात पर सहमति जताई कि कंटेंट इज किंग और ये कि डिजिटल रेडियो अधिक कुशल मॉड्यूलेशन तकनीकों और सिंगल फ्रीक्वेंसी नेटवर्क के उपयोग से महत्वपूर्ण ऊर्जा बचत कर सकता है। एक सेशन हुआ जो एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर पे था। इस चर्चा में शिक्षा, प्रौद्योगिकी, नीति, कानून और पत्रकारिता के अग्रणी विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस सत्र में ये चर्चा हुई कि कैसे कंटेंट क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन में समावेशिता यानी एक्सेसिबिलिटी लगातार विकसित हो रही है और भारत के डिजिटल परिवर्तन में इसे प्राथमिकता क्यों देनी जानी चाहिए। वेव्स 2025 में एक और ऐतिहासिक पल आज आया जब सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के विजेताओं को सम्मानित किया। धन्यवाद अंकिता इस जानकारी के लिए। मुंबई में वेव्स शिखर सम्मेलन के पहले 2 दिन में वेव्स बाजार में फिल्म, संगीत, एनिमेशन, रेडियो और वीएफएक्स क्षेत्रों में अब तक 254 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने बताया कि सम्मेलन में अभी 2 दिन और शेष हैं, इसलिए यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय मुंबई में आयोजित वैश्विक मीडिया संवाद शिखर सम्मेलन वेव्स में कल मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र पर वर्ष 2024-25 के आंकड़ों से संबंधित एक हैंडबुक जारी करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिक परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और वे परिवार के लिए भावनात्मक स्तंभ की तरह काम करते हैं। राष्ट्रपति भवन में आज एजिंग विद डिग्निटी नामक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि समाज के मार्गदर्शन के लिए वरिष्ठ नागरिकों की सलाह महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपया प्रति परिवार तक का स्वास्थ्य कवरेज दिया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए जा रही अटल वयो अभ्युदय योजना वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई एक व्यापक पहल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आतंकवाद को वैश्विक चुनौती बताते हुए इससे निपटने के लिए दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों के साथ आने की अपील की है। श्री बिरला ने आज नई दिल्ली में जापान के संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष नुकागा फुकुशिरो के साथ मुलाकात के अवसर पर यह बात कही। श्री फुकुशिरो ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जापान भारत का पूरा समर्थन करता है। श्री बिरला ने वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में वैश्विक शांति, समृद्धि तथा स्थिरता के लिए भारत तथा जापान के बीच सहयोग पर जोर दिया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में भारत विकास की भूमि विषय पर एक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि देश में अत्याधुनिक प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसरों के निर्माण के साथ भारत दुनिया की बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की राजधानी बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। श्री शेखावत ने कहा कि भारत के पास सही क्षमता, आवश्यक बुनियादी ढांचा और मजबूत बाजार है। उन्होंने कहा कि ये भारत को अभूतपूर्व संभावनाओं की भूमि बनाता है। ये सेक्टर कदम ताल करते हुए टूरिज्म को बूस्ट तो करता ही है, लेकिन साथ साथ में भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का योगदान कर रहा है। और जिस तरह से भारत में आर्थिक दृष्टि से प्रगति हो रही है और इस तरह की नई कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम करने वाली के सेगमेंट्स में नए मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ बन रही है, आने वाले समय में ये इंडस्ट्री और भी अधिक गति के साथ में प्रगति करेगी, ऐसा पूरी संभावना है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आज कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कथित नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में नोटिस जारी किया। अदालत ने उनसे और अन्य आरोपियों से पूछा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत दायर आरोप पत्र पर क्यों न संज्ञान लिया जाए।
भारत ने भुवनेश्वर स्थित KIIT विश्वविद्यालय के एक नेपाली छात्र की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा और कल्याण को लेकर बहुत गंभीर है। इस मामले में वास्तविक समय संचार और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए वो नेपाल के अधिकारियों, ओडिशा सरकार और KIIT प्रबंधन के साथ निकट संपर्क में है। भारत और डेनमार्क ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से समाप्त करना है। समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच विशेष रूप से स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों के क्षेत्र में अनुभवों और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। बिजली, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर कहा कि नवीनीकृत ऊर्जा सहयोग सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और डेनमार्क की आपसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 25 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1 अरब 98 करोड़ डॉलर बढ़कर 688 अरब 13 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 2 अरब 17 करोड़ डॉलर बढ़कर 580 अरब 60 करोड़ डॉलर हो गई। विशेष निकासी अधिकारी भी 2 करोड़ 10 लाख डॉलर बढ़कर 18 अरब 59 करोड़ डॉलर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व बैंक का सुरक्षित भंडार 20 लाख डॉलर बढ़कर 4 अरब 51 करोड़ डॉलर रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में तत्काल पानी की कमी से निपटने के लिए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने आज नई दिल्ली में एक बैठक की। इसमें भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के बांधों से 8 दिन के लिए अतिरिक्त 4,500 क्यूसेक पानी छोड़ने पर चर्चा की गई। इसमें पंजाब, राजस्थान और हरियाणा सहित बोर्ड के साझेदार राज्यों ने हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में हिंदू धार्मिक तीर्थ यात्रा पर शुल्क लगाने को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने राज्य सरकार पर शिरगुल महाराज मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए चूड़धार आने वाले श्रद्धालुओं से शुल्क वसूलने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि हिमाचल प्रदेश को ऐसे फैसले तुरंत वापस लेने चाहिए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.3% की बढ़त से 260 अंक बढ़कर 80,502 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 13 अंक की मामूली बढ़त से 24,347 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 84.54 प्रति डॉलर के स्तर पर रहा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव $61.69 प्रति बैरल के आसपास दर्ज हुए। मौसम विभाग ने 6 मई तक देश के पूर्वी और मध्यवर्ती हिस्से में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पश्चिम भारत में 7 मई तक धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक और मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 5 मई तक बारिश का अनुमान है। विभाग ने कहा कि उत्तर पश्चिमी हिस्से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 6 मई तक कई स्थानों पर हल्की या मध्यम वर्षा हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 170 रन बना लिए हैं। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंक तालिका में गुजरात टाइटंस 9 में से 6 मैच जीतकर चौथे स्थान पर है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 9 में से केवल 3 मैच जीतकर 9वें स्थान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने केरल में वेंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी राष्ट्र को समर्पित किया। मुंबई में ग्लोबल मीडिया संवाद के दौरान वेव्स घोषणा पत्र को स्वीकृति, भाग लेने वाले देश गलत सूचना के प्रसार को रोकने और मीडिया की सत्य निष्ठा को बढ़ावा देने पर सहमत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में जापानी संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दृढ़ और सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। भारत और डेनमार्क ने ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।